अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और मेरे चैनल की नाना जी की कहानियों को पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी नाना जी की कहानी लाई हूँ, जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी का हिसार कर लें और कमरे की लाइट ऑफ है तो उसे ऑन कर लें। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की कहानी का। जुल्फकार बताते हैं, नाना जी ने बताया, एक बार शाह साहब के पास एक आदमी आया। नौजवान सा था, बड़ा परेशान, बहुत ज्यादा जैसे किसी तकलीफ में मुब्तला था। शाह साहब ने उसे बुलाया। उसका शाह साहब को यह बताना था कि कुशाब से आगे हम लोगों का गांव है, मैं वहां से आया हूं। तो उस गांव में मैंने परचून की दुकान बनाई है। वहां पर मेरा एक दो दोस्त थे, तो मुझे अक्सर मशवरा देते थे कि हमारे इधर गांव में, इलाके में घरों के पास परचून की दुकान कोई नहीं है तो तुम बना लो। है सही, लेकिन वो दूर दूर है। तो एक घरों के करीब वहां पर एक जगह खाली भी थी। काफी अरसे से वो एक दुकान थी। पहले कहते हैं कि वहां पर जैसे कसाब की दुकान थी, तो वो चला गया। काफी अरसे दुकान बंद हो गई, वो गांव छोड़कर शहर में चला गया। उसके बाद उसने कहा वो जगह खाली पड़ी है तो तुम वहां पर दुकान लेकर, तुमने भी कारोबार बनाना है, तो गांव तुम्हारे घर से दूर तो नहीं है। हमारा घर कुशाब में और गांव थोड़ा सा आगे था। मैंने उसे कहा कि ठीक है। मैंने घर वालों से मशवरा किया और उनके गांव में जाकर मैंने वो जगह देखी जिनकी दुकान थी, उनसे बातचीत की और मैंने वो दुकान किराए पर ले ली। 5-6 दिन लगे वहां पर सारा सेटअप करते करते। उसके बाद मैंने वहां पर सामान शिफ्ट किया। आसपास घर थे, जैसे कच्चा सा रास्ता था, और वो जो दुकान है उसके ऊपर एक बहुत बड़े दरख्त की छांव भी थी। मुझे वो जगह भी बड़ी अच्छी लगी। दुकान मैंने खोल ली। लोग आने लग गए, भीड़ लग गई। लोग आते, मेरे से चीजें लेते। मेरा कारोबार बड़ा अच्छा चलने लग गया। वाकई में लोग तंग थे। उन घरों के करीब कोई भी दुकान नहीं थी। थोड़ी सी आगे चौक करके था, वहां पर दुकानें होती थी। ये जैसे गांव का एक माहौल होता है कि अक्सर लोग घरों की जो बैठकें होती हैं, ड्राइंग रूम होते हैं, छोटे छोटे कमरे बने होते हैं, उनमें अपनी दुकानें खोल लेते हैं। तो ये प्रॉपर मैंने एक सेटअप बनाया था। हर चीज थी। गांव की औरतें, बच्चे, बूढ़े सब मेरे पास आते थे। अच्छी खासी रौनक थी। ऐसा होने लगा कि मुझे गांव के लोग कहने लगे दुकान थोड़ी देर तक खुली रखी करो, क्योंकि बाज़ औक़ात किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है तो दुकान आपकी बंद होती है और आपकी शॉप से हमें हर चीज मिल भी जाती है। इसलिए मैंने अपनी दुकान का टाइम रात 11 बजे तक कर लिया। बड़ी रौनक, शोर शराबा रहता था। लेकिन जो ही मौसम तब्दील होने लगा, अक्टूबर का स्टार्ट था, तो जैसे गांव में जल्दी सन्नाटा हो जाता है, लोग भी कम आने लग गए। जब शाम होती तो बिल्कुल सुनसान जगह हो जाती, और जब बिल्कुल खामोशी और सुनसान जगह होती तो मुझे ऐसा लगता कि जिस तरह से मेरी दुकान के आसपास कोई बोलता है। कभी किसी मर्द की आवाज आती है, कभी किसी औरत की आवाज आती है, और जब वो बोलते हैं उसके बाद ऐसे लगता है जैसे मेरी दुकान की जो छत है उसके ऊपर बहुत भारी कोई हाथ मारता है। कभी ऐसा लगता है ऊपर कोई कूदता है। यहां तक कि मैं दुकान में बैठ नहीं सकता, मैं दुकान से बाहर आता हूँ। कई बार मैंने झांक कर देखने की कोशिश की, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। कभी मुझे लगता था कि शायद दरख्त के ऊपर बिल्ली चढ़ जाती है, बिल्ली छलांगे लगाती है, लेकिन कोई बिल्ली की मुझे आवाज ही नहीं आती थी, क्योंकि अगर कोई बिल्ली जानवर वहां पर हो मुझे नजर तो आना चाहिए। ये चीज मुझे थोड़ी सी परेशान कर रही थी। फिर जैसे जैसे टाइम ज्यादा होने लग गया, 11 बजे तक मैंने बैठना शुरू किया, तो ऐसा लगना जैसे उन आवाजों के बाद जो दुकान है उसकी छत थरथराने लगती है, जैसे वाज़ेह तौर पर वाइब्रेट होती है, हिलती है। मैं तो बहुत डर गया कि कहीं छत गिर ना जाए। बाहर भाग कर देखता था, कुछ भी नहीं होता था। वहां पर मेरे एक दो दोस्त थे। मैं अपने एक दोस्त को बुलाने के लिए गया। मेरी दुकान खुली हुई थी, उनके घर गया बाइक लेकर। तो पता चला कि वो कहीं काम से बाहर गया, थोड़ी देर में आ जाएगा। मैं दुकान पर वापस आ रहा था, मैं अपने बाइक पर था। दूर से मैंने क्या देखा, जैसे जो मेरी दुकान के पास वाला दरख्त है उसके ऊपर कोई बहुत लंबी पतली सी काली स्याह सी चीज खड़ी है। दरख्त के ऊपर मुझे शाखों में वो नजर आ रही है, यानी वो बिल्कुल दुकान के पास वाली जगह पर है।
لیکن وہ اتنی پتلی کمزور سی کوئی چیز ہے اور وہ ہل جل بھی رہی ہے. مجھے لگا شاید یہ درخت کی شاخیں، لیکن یہ پیلا کلر کیا ہے؟ جیسے جیسے بائک قریب گیا اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور وہ ایک وجود تھا. میں نے خود اس سے دیکھا. میں نے بائک تیز کیا تو میرے جاتے جاتے وہ جو کچھ بھی تھا ایسا لگا وہ چھت کے اوپر جیسے بیٹھ گیا ہے. میں تو بہت خوفزدہ ہو گیا. میں نے کیا کیا، میں ہمت کر کے درخت کے اوپر میں نے چڑھنے کی کوشش کی. یہی میری غلطی تھی. میں نے اپنا بائک کھڑا کیا، بائک کے اوپر پاؤں رکھ کے درخت کے موٹے تنے کے اوپر جو ہی میں نے پاؤں رکھا میں اوپر چڑھنے لگا. میں نے چمکتی 2 آنکھیں دیکھی. ایک چھوٹا سا سر تھا، بالکل اس پر بال نہیں تھے، گنجا سا سر تھا. اور جو ہی اس نے سر اونچا کیا اس کی بہت جیسے لمبے دانت اور زبان تھی. ایک چہرہ تھا پورا. وہ اتنا خوفناک تھا وہ جو کچھ بھی تھا، اور وہ فوراً غائب ہو گیا. اور مجھے واضح طور پر ایسا لگا جیسے میری ٹانگوں سے کوئی مجھے نیچے کھینچ رہا ہے، جبکہ نیچے کوئی بھی نہیں تھا. میں گرتا گرتا بچا. میں نیچے اترا، میری بری حالت ہوگی. میں خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا. میں نے جلدی سے اپنی دکان بند کی، بائک لیا اور گھر چلا گیا. گھر گیا تو مجھے بہت سا بخار ہو گیا خوف سے. میں نے اپنے گھر والوں کو بھی بتایا کہ یہ ماجرا وہاں پر میرے ساتھ ہو رہا ہے. جیسے جیسے رات ڈھلتی جاتی ہے، سناٹا ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی بھیڑ کم ہوتی ہے تو یہ کام شروع ہو جاتے ہیں. امی ابو بھی پریشان ہوگی کہ یہ کیا ماجرا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. میں نے انہیں کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں، کوئی جیسے آیت الکرسی یا جیسے سورۃ یاسین اپنے ساتھ لے جاؤ تو اپنی دکان میں رکھ لوں گا، برکت بھی رہے گی، مجھے کوئی چیز ڈرائے گی بھی نہیں. امی نے کہا کہ ہو سکتا ہے درخت ہے، دکان کافی عرصے سے بند پڑی رہی ہے تو اس سے مخلوقات بعض اوقات اپنا بسیرا کر لیتی ہیں. میں نے انہیں کہا کہ جی ٹھیک ہے. میں اگلے دن گیا، میں گھر سے سورۃ یاسین اپنے ساتھ لے گیا. میں نے بڑے ادب احترام سے سورۃ یاسین کو اونچی جگہ پر رکھا. اس دن میری دکان پر کوئی آواز نہیں آئی، کوئی اوپر چھت پر آواز نہیں آئی، کوئی آس پاس آواز نہیں آئی. میں بڑے سکون میں رہا. 2 دن تو یہ کام رہا. تیسرے دن ایک دم سے ایسا لگا جیسے بہت زیادہ زلزلہ آ رہا ہے. واضح طور پر دکان میں رکھی ساری چیزیں بھی ہلنے لگ گئی. میں تو خوف زدہ ہو گیا. میں باہر بھاگا تو گاؤں میں کوئی بھی مد نہیں تھا. یعنی اگر زلزلہ آتا تو ہر کوئی باہر آتا. اس وقت میں نے بہت بھاری آواز سنی اور میں نے ایک بہت بڑے کالے سیاہ وجود کو دیکھا. اس کا جسم ایسا تھا جیسے کسی پہلوان کا جسم ہوتا ہے. وہ بہت موٹا، بہت کالا اور بہت قداور تھا. پیلے رنگ کا اس نے جس طرح سے ایک لنگوٹ سا باندھا ہوا تھا. اس کی آنکھیں چمک رہی تھی. اس نے بڑی بھاری آواز میں کہا کہ جو کچھ تم نے دکان میں رکھا ہے اسے اٹھا لو، ہم تنگ ہو رہے ہیں. اتنا کہہ کر وہ لفظ مجھے ملے جلے سمجھ آئی جیسے وہ غائب ہو گیا، اور وہ کھڑا بھی درخت کے پاس تھا. میں تو بہت ڈر گیا. میں اسی ٹائم میں نے اپنے دوست کی طرف میں گیا، سورۃ یاسین میں ساتھ لے گیا. میں نے اسے کہا مجھے مسجد کی طرف لے کر چلو، مجھے مولوی صاحب سے ملنا. اس نے کہا خیر ہے. میں نے کہا خیر ہے. وہ مجھے مولوی صاحب کے پاس لے کر گیا. میں نے مولوی صاحب کو سارا ماجرا بتایا. مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جیسے وہاں پر ایسی مخلوق ہیں جو قرآن پاک سے تم نے سورۃ یاسین رکھی اس سے وہ تنگ ہو رہے ہیں. انہوں نے تمہیں اپنا آپ ظاہر کروایا. تم دکان دیر تک کھلی رکھتے ہو. ان کے بھاگنے دوڑنے چلنے کا ان کا ٹائم ہوتا ہے. وہ مخلوقات نکلتی ہیں مغرب کے بعد. جو مغرب کے بعد باہر نکلتی ہیں تو وہ تنگ ہوتی ہیں تمہاری مداخلت سے، اس لیے وہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں کہ تم یہاں سے جلدی چلے جاؤ. یہ دکان جو ہے یہ آسیب زدہ ہے. یہ دکان جو جہاں پر تم نے پرچون کی دکان بنائی ہے یہ جگہ جنات کی جگہ ہے. تو یہاں پر یہ سورۃ یاسین نہ رکھو ورنہ وہ تمہیں نقصان دیں گے. ہو سکتا ہے دکان کی چھت ہی گرا دیں. جب میں نے یہ چیز سنی میں تو بہت ڈر گیا. میں نے سورۃ یاسین اسی وقت ان کے حوالے کر دی کہ ہم مسجد میں رکھ لیں. سورۃ یاسین میں نے وہاں پر رکھوا دی. گھر میں الگ پریشان تھا کہ امی ابو کو بتایا تو وہ کہیں گے دکان خالی کر دو. ان کو میں نے یہ بات نہیں بتائی. لیکن وہاں پر اب میرا دکان پر بیٹھنا بہت مشکل ہو گیا تھا. جو ہی شام ڈھلتی تھی، رات ہوتی تھی، عجیب و غریب آوازیں، چیخیں. ایسے لگتا تھا میری دکان کے کونوں میں کچھ چیخیں مار رہا ہے. کبھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی چیز، اب میں نے سامنے اگر جوڑے ہوئے ڈبے جوڑے ہیں وہ نیچے گر جاتے تھے. ان چیزوں میں چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی. کوئی چیز رکھی کہاں سے ہوتی تھی، ملتی کہاں سے تھی. میں بڑا پریشان رہنے لگ گیا. پھر مجھے 1-2 لوگوں نے بتایا آپ کی شاپ میں پیچھے ڈبوں کے پاس بچہ بیٹھا ہوا ہے. وہ بچہ کون ہے؟
मैं जाकर देखता था तो कोई बच्चा नहीं होता था। ये चीज मुझे 3-4 लोगों ने नोटिस करवाई। जो रात के वक्त आते थे तो एक आदमी आया, उसको कुछ अंडे वगैरह चाहिए, तो अंडे लेने आया। रात 10:30 बजे का टाइम था। मेरे से बात करता करता एक कोने में देखकर हंसने लग गया। मैंने उसे कहा कि किसको देखकर हंस रहे हो? उसने कहा वो सामने बच्चा बैठा हुआ है, कितना प्यारा बच्चा आपके साथ आया है। मैंने उसे कहा बच्चा? कौन बच्चा? उसने कहा वो सामने बच्चा बैठा हुआ है। उसने जिस तरफ इशारा किया उस तरफ एक बेंच था जिस पर अक्सर बूढ़े बुजुर्ग आते थे, तो मैं उनके लिए बाहर उठा कर रखता था और शाम को अंदर रख लेता था। मुझे वहां पर कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। मैंने उसे कहा कि कोई बच्चा मेरे साथ नहीं है, मुझे तो कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा। उसने कहा वो अभी उठकर वो पीछे जहां पर आपने चीजें रखी हैं उस तरफ गया है। मैं तो बहुत डर गया। अब मैंने वहां पर जैसे वो माल वगैरह डाला है, मैंने उस पर पैसे लगाए हैं, मैंने दुकान का रेंट भी दिया हुआ है। वहां पर मेरा काम अच्छा चल रहा है, लेकिन वो जिन्नात मुझे वहां पर काम करने नहीं दे रहे। मुझे इसका कोई हल बताए, मैं क्या करूं? मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूं। मुझे अक्सर लोगों ने आपके बारे में बताया कि वहां पर जाओ, वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। शाह साहब ने उसकी पूरी बात सुनी। शाह साहब ने कहा कि वो दुकान आज सेब ज्यादा इसलिए कि वो पहले कसाब की दुकान थी। अक्सर कसाब की दुकान पर जिन्नात का बसेरा हो जाता है, क्योंकि वहां पर कच्चा गोश्त होता है, खून होता है, हड्डियां होती हैं, जानवर होते हैं मुर्दा, उनको ज़िबा किया जाता है। उनकी जो बाकियात होती हैं वो जिन्नात खून और हड्डियां कच्चा गोश्त खाने पर आते हैं। और जो जिन्नात ये कच्चा गोश्त और खून ऐसी चीजों पर आते हैं, ये बड़े सख्त जिन्नात होते हैं और ये ऐसे ही अपना बसेरा करते हैं। अब उनको वो चीज मिल नहीं रही तो तुम्हें तंग कर रहे हैं, तुमसे वो चीजें चाह रहे हैं। लेकिन उन्हें जिन्नात के खानदान में बच्चे भी होते हैं, और बच्चे जैसे वो तुम्हारी दुकान में आते हैं, चीजों को देखते हैं, तुमने कभी गौर नहीं किया, तुम्हारी खाने पीने की वो चीजें गायब भी होती हैं, कम भी होती हैं, लेकिन तुमने ज्यादा रखी होती है, इससे तुम्हें महसूस नहीं होता। तभी वो बोला तो वो कहने लगा कि अक्सर ये मैंने नोट किया है, दुकान में खाने पीने की चीजों में कमी होती है, क्योंकि मैं कुछ केक, रस, बिस्किट ऐसी चीजें लाता हूँ, मैंने डिब्बों में रखे होते हैं। अगर वो डिब्बा सुबह तक भरा हुआ है, लोग आते हैं लेते हैं, लेकिन वो उतना होता नहीं है जितना मैं जब घर जाने लगता हूँ मैं देखता हूँ वो डिब्बा आधे से भी कम वक्त के बाद का तो खत्म ही हो जाता है। मुझे फिर वहम होता है कि शायद मैंने बेच दी है, मैं वहम बहुत कर रहा हूँ। तो अब मुझे पता चला है कि वो अक्सर ये काम मेरे साथ होता है। शाह साहब ने कहा कि मैं तुम्हें दुकान में लगाने के लिए तावीज तो दे दूंगा, लेकिन हो सकता है वो तुम्हें तंग करे। अगर तो उस तावीज के बाद उन्होंने तुम्हें वैसे डराना शुरू कर दिया तो वो तावीज उतार देना और उस दुकान को छोड़ देना। अगर वो तावीज लगाने के बाद जिन्नात थम गए, तुम्हें उन्होंने डराना बंद कर दिया, तुम्हारे चीजें उठाना बंद कर दी, अपना आप जाहिर करना बंद कर दिया, तो तुम अपनी दुकान वहां पे रखना। शाह साहब ने उसको एक तावीज दे दिया। वो लड़का तावीज देकर चला गया। तकरीबन कुछ दिन के बाद वो फिर आया। उसकी तो हालत बहुत खराब थी। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, जैसे कोई बहुत बीमार मरीज इंसान है। शाह साहब देख कर डर गए और कहने लगे तुम्हें क्या हो गया? तुम तो ठीक थे, अच्छे भले। उसने कहा कि जी वो तावीज लगाता गया हूं, जैसी तावीज लगाकर दुकान बंद करके घर गया हूं, रास्ते में मेरे ऊपर जैसे किसी चीज ने हमला किया है। वो हवा में उड़ रहा था, जैसे वो काले रंग का वजूद था, कभी जाहिर होता था, कभी गायब हो जाता था। उसने मुझे बहुत मारा। पहले रास्ते में उसने मुझे धक्का दिया, मैं गिरता गिरता बाइक से बचा, मुझे वहां से थप्पड़ पड़े। मैं तौबा इस्तगफार करता घर पहुंचा तो घर वालों को बताया। फिर उस चीज ने मुझे मेरे घर में भी, वो कहते हैं जब मैं अपने घर पहुंचा तो वहां पर घर जाने के बाद रात को उन जिन्नात ने मुझे बहुत तंग किया, मुझे सोने नहीं दिया। ऐसे लगता था कोई मेरे पाँव खींच रहा है, कोई मेरे बाल खींच रहा है, कोई चीखे मार रहा है। घर में किचन में बर्तन करने लग गए। अम्मी अबू परेशान की, वो कह रही है भूचाल कैसे आ गया? अम्मी ने कहा कि मैंने एक बहुत खौफनाक चेहरे वाले आदमी को देखा है। वो जिस तरह से हमारे सहन में एक दरख्त है उसके नीचे बैठा हुआ था। मैंने अम्मी को बताया, अम्मी मैंने एक तावीज लेकर लगाया, तो मुझे उन्होंने कहा था कि अगर जिन्नात ने तंग किया तो वो उतार देना। अम्मी ने कहा कि वो जितनी जल्दी होता है उसको उतारो, ये तो घर तक मखलूकात पहुंच गई हैं। उस रात हमारे घर की छत के ऊपर से भी बहुत डरावनी आवाजें, ऐसे लग रहा था कोई पथराव कर रहा है, पत्थर मार रहा है हमारे घर की छत पे।
दरवाजे पर दस्तक अलग, कमरों में शोर अलग। एक स्टोर हमारा बंद रहता है, वहां से बच्चे के रोने की आवाजें रात भर आती रही। सुबह हम लोग, जैसे दिन चढ़ा, मैं और अबू गए, हम लोगों ने वो तावीज उतारा। तावीज उतार कर हम लोग घर ले आए। जब हम लोग वो तावीज लेकर घर आए, उसके बाद हमारे घर में कुछ भी नहीं हुआ, कोई शोर, कोई आवाज नहीं आई। लेकिन मैं इतना बीमार हो गया, मुझे इतना बुखार हो गया कि मैं उठ के चलने के काबिल भी नहीं रहा, और मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे जिस्म की हड्डियां तोड़ दी हैं उन्होंने। मुझे ख्वाब में वो बहुत ज्यादा डरा रहे हैं। जैसे मैं सोता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे दोनों हाथों से पकड़कर मुझे कोई उठाकर बिठा देता है। होता कोई भी नहीं है, दिखाई कोई नहीं दे रहा, जबकि पहले वो उन मखलूकात ने अपना आप जाहिर भी किया है। उसने शाह साहब के आगे तावीज रखा, शाह साहब ने दम किया और उसको हिफाजत का एक तावीज गले में पहनने के लिए दे दिया। शाह साहब ने कहा कि यही चीज मैंने चेक करनी थी कि वो कैसी मखलूक है। बेहतर हुआ है कि तुमने वो तावीज उतार दिया है। वहां पर कोई भी अगर तुम अमल करवाओगे, कोई भी तावीज लगाओगे, तो जिन्नात तुम्हारे घर पर भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे जिन्नात हैं जो वहां पर मुकीम है, उस जगह पर रहते हैं। और ये जो कसाब की दुकान है, उसने भी इसीलिए खाली की थी क्योंकि उसके ऊपर भी जिन्नात ने ऐसे ही हमला किया था। या तो वो दरख्त से ज्यादा है या वो जगह से, उस जगह के आसपास क्या है। उसने कहा कि एक खाली रास्ता है, उसके सामने कुछ झाड़ियां हैं और घर थोड़े पीछे है, चौक नुमा जैसे जगह है। मेरी दुकान के आसपास कोई घर नहीं है, यानी साथ साथ कोई घर नहीं है, बस ये एक बड़ा दरख्त है। इसके पीछे करके अक्सर मैंने देखा है लोग जैसे दूर जाकर कचरा वगैरह फेंकते हैं। तो शाह साहब ने कहा कि वो जगह ही ऐसी है। वहां पर वो कचरे के साथ साथ जैसे जो कसाब था, अक्सर वो जानवरों की बाकी चीजें भी फेंका था ना जाके, तो जिन्नात ने वहां पर अपना बसेरा कर लिया। जो भी जिन्नात कचरा कुंडी पर रहते हैं, जो भी जिन्नात गंदगी की जगह पर रहते हैं, वो शैतान जिन्नात होते हैं और वो इंसानों को नुकसान पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। बेहतर यह है कि दुकान खाली कर दो, जो माल तुमने वहां पर डाला है, शहर में दुकान लेकर वहां पर तुम अपना काम शुरू कर दो। फिर उस लड़के ने ऐसे ही किया। कुछ 1-2 माह के बाद फिर आया, तब वो ठीक था। उसने कहा कि मैंने शहर में जहां पर हमारा घर था वहां पर मैंने ये शॉप बना ली, वहां पर भी मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा, लेकिन गांव में बहुत ज्यादा फायदा था मुझे, क्योंकि वहां पर मेरे अलावा कोई और शॉप थी नहीं। लेकिन वहां पर जो हालात मैंने देखे, उसके बाद मैं सोच भी नहीं सकता वहां पर जाकर काम करूं। तो इस तरह से वो लड़का वहां से चला गया। ये नाना जी की एक कहानी थी जो नाना जी ने हमें बताई। अक्सर लोग सुनी सुनाई बातों में आकर, सस्ती जगह देखकर, सस्ती दुकानें देखकर वहां पर कारोबार शुरू कर लेते हैं, लेकिन फिर जिन्नात उनको तंग करते हैं। नाना जी ने हमेशा हमें यही बताया, हमेशा यही समझाया, कोई भी जगह लें, कोई भी जगह रहने के लिए लें, कारोबार के लिए लें, तो लाजमी किसी साहिब इल्म को चेक करवाएं कि वहां पर अगर कोई असरात हैं तो आपको तंग ना कर सके। ये थी नाना जी की एक कहानी। बहुत शुक्रिया सुल्तान आपका। जैसे ये बात बिल्कुल ठीक है, एहतियात बहुत जरूरी होती है किसी भी काम में। अगर हम लोग पहले अक्लमंदी से एहतियात से काम कर लें तो हम आने वाले बहुत से खतरों से बच सकते हैं। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं इसी तरह से गाँव की पुरानी कहानियां लाती रहती हूँ। आप लोग भी अगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स की स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushimir57@gmail.com पर आप लोग भी मुझे अपने बड़े बुजुर्गों की कहानियां शेयर कर सकते हैं। अपने नाना नानी दादा दादी से हम सभी कहानियां सुनते हैं, बड़े बुजुर्गों के दौर की पुरानी कहानियां जो सुनने में भी उतनी ही अच्छी लगती हैं जितनी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ और मुझे सुनाने में अच्छी लगती हैं। तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें जो लोग विजिट कर रहे हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।